सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, welcome you all again in this new video series। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा क्योंकि थर्ड वीडियो है और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, अपने फर्स्ट वीडियो में हमने किया था 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। सेकंड वीडियो यानी कल जो आप लोगों के पास सेकंड वीडियो जो आई होगी उसमें हमने किया था अपना 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस, और आज यानी कि हम लोग 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो इसी के साथ इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ में लेके आया हुआ हूँ आज। तो एक बार ढंग से चलिए करते हैं इस बार इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। ठीक है, तो जितने बीच में सारी चीजें होंगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बताना होगा बताऊंगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं ये क्वेश्चन पेपर देख रहा था, आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा था इस क्वेश्चन पेपर को, तो उस वक्त मैंने देखा कि यार इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं आप लोगों को मैक्स मैक्स क्वेश्चन हो सके जितना हो सके मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सारी अब तक मैं पहुंचा दूं। ठीक है, तो एक बार ढंग से यार एकदम सीरियसनेस के साथ जुड़े रहना। ठीक है, ढंग से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को इस बार का क्वेश्चन पेपर। एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये थर्ड ग्रुप यानी कि ग्रुप बी थर्ड एसएटी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एसएटी 3 ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमारा प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सी है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बी वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट का जो एग्जैक्ट आंसर राइट आंसर है वो है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोगों को मैं डायरेक्टली बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अराउंड 4.187 यहाँ पे मेंशन वैसे किया हुआ है। ठीक है, 186 वैसे होता है, 186 के अराउंड होता है। ठीक है, 187 मेंशन किया हुआ है, नो डाउट। इस पे आप आंख बंद करके टिक लगा दो ना। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, एक बार देख लेना इसको, सारे लॉज आप मैं बता देता हूं एक बार कि लॉज वाली जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही हैं आपकी थर्मोडायनेमिक लॉज। तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सारे एकदम ढंग से कर लेना आप लोग। ये लॉज एक बार जरूर 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 पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है? हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे साथ मैं देख पा रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कल भी डिस्कस किया था। टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम, इट इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ है डिफाइन करता है। तो इसमें हमारा क्या बताया हुआ? एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारी जो है कि वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी वाला हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ई एंट्रोपी को हमारी डिफाइन करती है। ठीक है, तो सीधे सीधा एंट्रोपी यहाँ पे आप लगा के आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, हाइपरबोलिक, ये तीनों ही हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या कहते हैं, ये तीनों जो भी ऑप्शन हमारे पास है वो सारे रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस ही हैं। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जरा 7th क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, तो लिक्विड और गैसेस के केस में आपके पास हमेशा कन्वेक्शन के थ्रू जो होता है, कन्वेक्शन मोड होता है हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो 7th का है आपका ऑप्शन बी। फिर देखते हैं जरा हम अपना 10th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसको आप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th। आप देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं और हो सके तो इसको आप एनालाइज करके एक बार बिठा ही लेना यार अपने अंदर। ठीक है, इसको जाने मत देना दिमाग से। एक बार जैसे जैसे अगर जो अगर कैपेबल है कि वीडियो से सुन के जो क्वेश्चन अगर रिमाइंड कर पा रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर लो। और दूसरी बात मैं आप लोग को ये जरूर जरूर सजेस्ट करूंगा कि लीड कोचिंग की आप जाओ, टेलीग्राम चैनल विजिट करो,
ठीक है। और वहां से आप लोग क्वेश्चन पेपर लो और वो क्वेश्चन पेपर पूरा पीडीएफ आप सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। मैंने जितना क्वेश्चन बताया होता है उसके अलावा सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। खुद की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि यार आप लोग कुछ खुद भी तो करो, ठीक है। तो सारी चीजें करके एक बार क्वेश्चन पेपर सारे रेडी कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 10 देख लेते हैं एक बार। द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन द रिकॉइल ऑफ गन। कितना इजी है यार, स्पाइल आ जाएगी चेहरे पे ऐसे क्वेश्चंस देख के, ठीक है। उसमें एक तो आपने पहले से लगाया होगा तो आंख बंद करके सीधा देखोगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन किधर है न्यूटन का, ठीक है। सीधा लगाया, आगे बढ़े। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉइल ऑफ गन किस पे बेसिकली वर्क करता है? सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद चलिए 11th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इज नोन एज। यहाँ पे आपको मैं एक बार हिंट दे रहा हूं, दो चीजें आप लोग ढंग से पढ़ लेना एक बार, कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और हमारा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक बार जरूर आप पढ़ना, ठीक है। एक बार वो डिफरेंस पढ़ लेना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि 11th का है हमारा ऑप्शन ए। चलिए फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ओनली, नेचर ऑफ सरफेस ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यस, एरिया ऑफ क्या कहते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ सरफेस पे करता ही है। उसके बाद तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। 12th का आपको हो जाएगा 12th का डी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको। उसके बाद ऑप्शन इसका हो गया आपका बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं, डी। वैसे इसका ऑप्शन है डी आपके पास, ठीक है। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड डी, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। सॉरी स्ट्रेन, आई एम सॉरी फॉर दैट। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया है आपके पास, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन। एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप लोग ढूंढ के लाना इस क्वेश्चन को, करना, ठीक है। ध्यान से करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद एक बार 15th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं क्या है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं, बल्क मॉड्यूलस ना, पॉइजन्स रेशियो। यस, आपको मैं बता दूं पॉइजन्स रेशियो दोनों ही क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है और आज ये तीसरे क्वेश्चन पेपर में भी आ गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पॉइजन्स रेशियो, आप लोग भूलना मत इसको, ठीक है। बाय हार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास ऑप्शन है डी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देख लेते हैं। अ कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज, कैंटिलीवर बीम आप लोगों को पता है कि एक एंड पे अटैच्ड होता है और दूसरे एंड पे फ्री होता है, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है। ए फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, नहीं, फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड, यस, यानी कि ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। आगे चलते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज ऑब्वियसली जीरो। ये आप याद रखना, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर नहीं पता तो बता दे रहा हूं मैं, जीरो होता है। और अगर जिसको पता है वेल एंड गुड, आई एम सॉरी फॉर दैट। बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा जहां पे शेयर फोर्स हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो भी यहाँ पे वर्क करता है। उसको आप एक बार देख लेना ध्यान से, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, या फिर साइन चेंज हो रहा हो, ये आप देख लेना, ठीक है। इसको याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। ये याद रखना, जहां पे साइन चेंज हो रहा हो या फिर जीरो हो हमारे पास शेयर फोर्स, या वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे डिपेंड करता है आपका ये सारी चीजें, ठीक है। एक बार इसको वो देख लेना कॉन्सेप्ट एक बार, ठीक है। तो वैसे इसका 17 का जो है बेंडिंग मोमेंट वहां मैक्सिमम होगा जहां पे शेयर फोर्स जीरो होगा, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिवेट्स इन अ रो इज कॉल्ड पिच, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं। द हूप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर शेल इज, द हूप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल, सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी, सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस।
जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं पता आप लोग सारी चीजें एक बार देख लो, क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं, ठीक है। और इस बार मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है बहुत ही ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन पेपर अगर आपने पूरा कर लिया तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इनमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और बहुत ही हुए भी हैं पिछले क्वेश्चन पेपर के साथ, और बहुत सारे आगे होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2013 का, ठीक है। उसको बहुत ही ज्यादा एकदम एनर्जेटिक वे में एकदम बढ़िया से ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 22 भी डिस्कस कर लेते हैं। अ कॉलम दैट फॉल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड। आपको सोम का इसमें पार्ट कुछ ज्यादा इसमें इस बार मैंने एनालाइज किया है इसको, इसमें आपका सोम अच्छा खासा पूछा गया। वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा अच्छा रोल रहता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है। और उसके बाद आपका मशीन डिजाइन का, इसमें अब मैं देख पा रहा हूं कि आपको इस बार सोम भी थोड़ा अच्छा खासा पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार 20 सेकंड देख लेते हैं। अ कॉलम दैट फॉल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड, अ कॉलम दैट फॉल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड। 21 का सॉरी 22 क्वेश्चन का है आपका शॉर्ट कॉलम, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया, ठीक है। शॉर्ट कॉलम ये है आपका एग्जैक्ट आंसर 22 का, ठीक है। द कॉलम दैट फॉल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर सॉरी, हमने देखा था कि हुक्स लॉ पूछा गया था पिछले इससे पहले सारी चीजें हमने जो डिस्कस करी है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पेपर्स, उसमें हुक्स लॉ की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिली। दोनों क्वेश्चन में अब पूछा गया है। इस बार आपका यूलर्स फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन पेपर में आया है, इस वाले क्वेश्चन पेपर आपका हुक्स लॉ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको भी आप कर लेना बाय हार्ट, अगर नहीं है याद, अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 23 का वैसे आपका इसका ऑप्शन है बी, लॉन्ग कॉलम्स। यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर लॉन्ग कॉलम, ठीक है। 23 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 भी डिस्कस कर लेते हैं। द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये भी आप थोड़ा बाय हार्ट करके याद कर लेना, बिठा लेना यार दिमाग में ढंग से, ठीक है। और एक बार अगर वीडियो रिपीट करके देखना चाहो, अगर ऐसे याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या खुद से करना चाहो खुद से तो करो ही। वैसे अगर ऐसे याद हो जा रही है चीजें तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो भी जरूर एक बार कर लेना, चाहे तो क्वेश्चन पेपर पीडीएफ से कर लेना वो, और चाहे इसी को पॉज करके यहीं पे देख के वो क्वेश्चन क्या है पढ़ के उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और उसको रिमाइंड कर लेना, चाहे तो कहीं नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के साथ, अगर कुछ ऐसी पॉइंट नोटिस करने वाली चीज है तो। और आगे बहुत सारी चीज ऐसे आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी एक बार देख लेते हैं। The tensile test is carried on. The tensile test is carried on ductile materials. The tensile test is carried on ductile materials. 25 का है ऑप्शन आपका ए, ठीक है। 25 क्वेश्चन भी हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं। अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, कंबाइंड बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस 26 है आपका। इसमें हमारे शाफ्ट पे सारी चीजें लगती हैं। ये बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस भी लग रहा होता है, कंबाइंड बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, ये सारी ऑल ऑफ दीज है यहाँ पे इसका ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर एग्जैक्ट ऑल ऑफ दीज। तो आपका ये हो जाएगा 26 का। अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ऑल ऑफ दीज, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, कंबाइंड बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 26 भी देखते हुए चलते हैं। अ की मेड फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल डिस्क हैविंग अ सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन इज नोन एज, ठीक है। 27 का है सी आपका वुड रफ की, ठीक है। वुड रफ की ये भी आप नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन करने वाली चीजें। बेशक आपको हुप स्ट्रेस वगैरह या फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको रिमाइंड हो भी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी चीजें वैसे तो बाय हार्ट वाली चीजें मैकेनिकल वालों को तो ये तो टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मेरे को लग रहा है कि 27 वाला क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत है इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को इसलिए नोट डाउन कर लेना, ठीक है। भूलना मत, और जाते जाते ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाना एक बार, ठीक है। चलो 28 भी देख लेना एक बार। द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस टू द डिजाइन स्ट्रेस इज नोन एज, आपका ऑप्शन है सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ही हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस का अपॉन डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। तो ये है 28 का क्वेश्चन, यानी कि आपका ये इसका ऑप्शन है सी। ये हो गया हमारा, ठीक है। 29 भी देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल्स, बी डक्टाइल मटेरियल्स एंड डी नॉन फेरस मटेरियल्स। 29 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका डक्टाइल मटेरियल है ऑप्शन, ठीक है। बी डक्टाइल मटेरियल्स फॉर 29। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इज यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल्स।
मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इज यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे भी आपको याद हो, ठीक है, मेरे को नहीं पता जैसे आपको याद हो, लेकिन यार मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। मैं इसलिए आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें बताते जा रहा हूँ, और एक आध जो बीच में छोड़ रहा हूँ मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आप खुद से भी कर सकते हो, और ये सारी चीजें बता रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें इस बार की देखने वाली बात ये है कि इस बार ना यार कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ही मिनिमम देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, बहुत ही कम, 2 से 3 आपको मैकेनिकल आपके ही ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 मैक्सिमम 3 या फिर मिनिमम 2 आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 80 क्वेश्चंस में से आपके पास इतना स्टैटिक पोर्शन आया हुआ है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करते हुए चलो, एक बार क्वेश्चन नंबर 30 भी पढ़ लेते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 1, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है, 1। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार 31 देख लेते हैं। द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज सक्शन प्रेशर, यस, वैक्यूम प्रेशर, यस, नेगेटिव गॉज प्रेशर, यस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका 31st जो क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हम ये सारी चीजें बोलते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को हम सारी चीजें, सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी, और नेगेटिव गॉज प्रेशर भी, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को इसी से याद आ रहा है कि प्रेशर मेजर इन गॉज, चलो आगे डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, आ गया ये वो क्वेश्चन, आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। 32 भी यार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर यूज टू मेजर, इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको मैं ये यहाँ पे बताने के लिए रुकना चाह रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेकिन इस बार सॉरी, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 14 में भी रिपीट हुआ था, ठीक है, 12 में भी रिपीट हुआ है, और ये 13 हम कर रहे हैं और ये 13 में भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भाई थोड़े ना ऐसे बना लेना, रीअकरिंग वाले में ये डाल देना एक बार कि यार कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, आप एनालाइज अगर कर रहे हो मेरे साथ साथ। तो वैसे मैं बताते हुए तो चल ही रहा हूँ साथ के साथ आपको। तो 32 का आपका ऑप्शन बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैनोमीटर हम यूज करते हैं डी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। रिपीटेबल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, 33 भी एक बार देख लेते हैं। द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज, इसी की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इसका 31st के रिस्पेक्ट में जो मैं बात कर रहा था वो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि ये 33, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज कॉल्ड गेज प्रेशर। यस, ऑब्वियसली प्रेशर गेज की मदद से जिस प्रेशर को हम मेजर करते हैं उसको गेज प्रेशर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर था, इसका है ऑप्शन आपका 33 का बी। आगे चलते हैं, 36 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टफनेस वगैरह कल भी आया था, आप लोग वो भी देख लेना एक बार, और खुद से भी मैं बता ही रखा हूं आपको कि आपने एक तो ये सारे डेफिनेशन ना, सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट, ये आपको याद रखनी ही रखनी है। कभी टफनेस पे पूछ देते हैं, कभी हार्डनेस पे पूछ देते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी पे भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, ठीक है। मेलिएबिलिटी पे भी, अगर डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी पे इन दो कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन तो बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एक बार 36 क्वेश्चन में कह रहा था, देख लेते हैं कि रिवेट डायमीटर एज कंपेयर टू प्लेट 36, हाँ, रिवेट डायमीटर एज कंपेयर टू प्लेट थिकनेस, ठीक है, इज लेस, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, जहां पे भी आप नोट्स में करना चाह रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका फ्लूइड से क्वेश्चन वहीं उठ के आया, 37 क्वेश्चन अगर आप देखो तो कल भी हमने डिस्कस किया था और उससे पहले भी हमने, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, ठीक है, कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस। कल तो इवन ये 2 क्वेश्चन आए थे कल वाले पेपर में, यानी कि 2013 में ये दो बार रिपीट हुआ था। इस वाले में एक बार आया हुआ है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू शेप, ठीक है। सी 37 हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, इसको मैं ना आपको रिलेट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर ये जो आया था आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्वेश्चन नंबर 30 जो आया था ना, ये इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने यहाँ पे 1 लेके चल रहे थे, उसी के साथ ये रिलेट करता है, ठीक है। तो ये उसी के साथ वाले क्वेश्चन हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। जिसको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नहीं पता होता, ये दोनों लगा लेता है, इसका रिलेशन आप एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 हो गया, 39 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, सीधा सीधा स्ट्रेन दिख रहा है,
लेंथ की रेशियोज हैं ये, ऑब्वियसली लेंथ टू लेंथ रेशियोज दोनों में कोई यूनिट हमारे पास बच नहीं जाती, सारी कैंसिल आउट हो जाती हैं और कोई देखने की जरूरत है ही नहीं। स्ट्रेन दिख गया आपको सामने, लगा दीजिए स्ट्रेन पे डी। ठीक है, एकदम देख लो यार कितना डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बस यार मजा आ गया मतलब क्वेश्चन देख के। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है, तो कोई भी एकदम ऐसा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको रिलेटेबल लग रहे होंगे, मैकेनिकल वालों को थोड़ा ये रिलेटेबल लग रहा होगा, आपने कहीं ना कहीं क्लास में, सीआरटी में, कहीं पे भी अपने सब्जेक्ट में, डिप्लोमा में, कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीजें जरूर पढ़ी होंगी, इतना तो एश्योरिटी है। बट वो बेसिक हो सकता है कि आपको रिमाइंड ना हो रहा हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसीलिए प्रैक्टिस की खास जरूरत है। तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, सीआरटी से कर लेना। ठीक है, सारी चीज मैं रोज रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात, सीआरटी करना ही करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पास सोने पे सुहागा वाली बात है कि यार उतना अगर कर चुके हो, उसके बाद ये अगर कर लिया ना यार, यू आर डेफिनेटली इन टॉप 50, अगर मन से ये सारी चीजें कर ले तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। 38 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 39 भी देख लिया। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 भी एक बार इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो एंट्रोपी चेंज है, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड करता है चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट पे। ठीक है, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। 40 हो गया आपका, 40 का सी हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, एक बार 41 भी देख लेते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज, डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल, डक्टिलिटी आपको पता होगा प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, कि हम डक्टिलिटी में किसी भी मटेरियल को वायर में ड्रॉ कर सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस लगा के यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। सॉरी, ऑप्शन ए देखते हैं, एबिलिटी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल फॉर्म। भाई वो तो इलास्टिक तो है नहीं। ठीक है, ये डक्टिलिटी उसके साथ डील नहीं करता ये वाली प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, बी देख लो, एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन। नहीं, कंप्रेशन की तो बात ही नहीं चल रही है, डक्टिलिटी की बात है यहाँ पे। डक्टिलिटी होता क्या है, कंप्रेशन से नहीं मैटर है इसका यार, मेलिएबिलिटी थोड़ी पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन देख लो एक बार, एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी है आपका एग्जैक्टली 41 का। ठीक है, एक बार 42 भी देख लो यार, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज 42 का सी, हॉट हार्डनेस। ठीक है, 42 का आपका है सी ऑप्शन, इस प्रॉपर्टी को हॉट हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो 42 हो गया हमारा। एक बार 43 भी देख लेते हैं। माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये माइल्ड स्टील वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, माइल्ड मतलब ही होता है लेस। ठीक है, थोड़ा कम जो भी बोल दो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको देखते ही आपको टिक लगाना है, लो कार्बन स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 45 एक बार देख लो। ठीक है, डेल्टा आयरन अकर्स एट टेम्परेचर ऑफ, इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये क्वेश्चन मेटलर्जी से आया हुआ है, फिजिकल मेटलर्जी से। फिजिकल मेटलर्जी के लिए आप कुछ मत करना यार, सिर्फ और सिर्फ एक बार जरूर आयरन कार्बन डायग्राम देखकर जाना। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं आपके, ये ट्रेंड देख रहा हूं मैं, आयरन कार्बन डायग्राम देखकर जाना ही जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वहीं से पुटअप आपके ये सारी चीजें हो रहे हैं। आयरन कार्बन डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका डेल्टा आयरन है वो 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1539 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, 45 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉरी 47 एक बार देख लेते हैं। Which of the following has better capability to bear sudden excessive loads? 47 का अगर देखें, अगर आपने पिग आयरन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कोई भी नहीं, आपका पिग आयरन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेटर कैपेसिटी टू बियर सडन एंड एक्सेसिव लोड्स, पिग आयरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 भी एक बार देख लेते हैं, और इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं आपका आयरन कार्बन डायग्राम से है। उसको एक बार आपको अगर ये इस बार ये दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, आईसी से आया हुआ है, आईसीडी से। तो ये है कि आयरन अलॉय विद कार्बन 2.1% इज कॉल्ड, 48 क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे हो। इसका ऑप्शन है वैसे आपका कास्ट आयरन। ठीक है,
अगर याद करनी है चीजें तो डायरेक्ट याद कर लो, और अगर नहीं, अगर उसके साथ आयरन कार्बन डायग्राम के साथ पढ़ना चाहते हो तो जाके वो डायग्राम एक बार देख के आप उसको चीजें वहां से देख सकते हो। वैसे इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, एक बार 50th क्वेश्चन एक बार देख लो यार, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीलिंग? एनीलिंग का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं है? तो रिमूवल ऑफ इंटरनल स्ट्रेस। ओह, आई थिंक मैंने लगा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनीलिंग, सॉरी रिमूवल ऑफ इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आप देख लेना एक बार यार, मैं थोड़ा सा इसमें शायद मिस हो गया है मेरे से, ये वाला क्वेश्चन 50th वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस, ये भी देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, ये भी सारा मेटलर्जी का पार्ट जा रहा है आपका यार। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन है डी, साइनाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 का डी है, साइनाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वेल्डिंग से, हालांकि क्वेश्चंस हमारे दोनों ही पेपर में आए हैं और ये थर्ड वाले में भी आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो GTAW है, गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। वहीं हमारे पास जो मेग होता है उसमें हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो मेग यहाँ पे GMAW आपके पास दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके आपके पास ऑप्शन बी पे टिक लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया हमारे पास, एक बार 54 भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके पास। हालांकि यहाँ पे ब्रेजिंग का टेम्परेचर पूछा गया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मटेरियल इन ब्रेजिंग 450 डिग्री सेल्सियस, इसको बिठा लेना दिमाग में। ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस। और चलिए इसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज, 56th क्वेश्चन अगर देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। न्यूट्रलाइजिंग फ्लेम को, न्यूट्रल फ्लेम को हम वैसे ज्यादा यूज करते हैं वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में ज्यादातर हम वही कटिंग हो या हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज करना हो, हम ज्यादातर न्यूट्रल का ही यूज करते हैं। और एक बार ये टाइप्स ऑफ, अगर वेल्डिंग देख रहे हो, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग अगर देख रहे हो तो उसमें कार्बोराइजिंग, नॉर्मल न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये तीनों फ्लेम एक बार देख लेना इसमें क्या होता है। वैसे तो ऑप्शन देख के भी पता लग रहा होगा। और हालांकि फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका है न्यूट्रल फ्लेम, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम का थोड़ा ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 57, अगर देखें आप, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम इज 1:1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। 57th भी हो गया हमारे पास, तो एक बार 57 देख लिया, एक बार 58 भी देखते हुए चलो। अंडर कट इन वेल्डिंग वेल्डमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू अंडरकट्स। अंडरकट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा दो चीजें सामने आती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हाई वेल्डिंग करंट से ये सारी चीजें होती ही हैं, तो हाई वेल्डिंग करंट तो है। चलो यार, वैसे बेसिकली क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाओगे वेल्डिंग वाला पार्ट, तो वहां पे आपको ये ज्यादा चीजें, जैसे हमने वेल्डिंग से क्वेश्चन और आया था आर्क इनिशिएशन से, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था कि एक बार देख लेना आर्क इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, वैसे क्यों होता है, कैसे होता है, करंट की वजह से होता है, वोल्टेज की वजह से होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से होता है, कैसे होता है, क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको रिमाइंड हो तो। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जाके आप पीछे वाले वीडियोस भी देख लेना एक बार। 12 से लेके हम पूरा एनालाइज करते हुए चल रहे हैं पेपर का। ठीक है, पूरा अभी तक जितना भी पेपर मेरे पास अवेलेबल हो पाएगा मैं सारा कुछ करूंगा, और सारी पीडीएफ आपको अगेन मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको वीडियो के साथ साथ आपको लिंक भी दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम का, तो आप वहां से भी लिंक्स देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो और आपको सारी वीडियोस की जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार 59 भी देखते हुए चलो। इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड ए कोप, बी चीक, सी ड्रैग एंड डी बॉटम फ्लास्क। चीक बोलते हैं। ठीक है, 59 का है ऑप्शन आपका बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 60th क्वेश्चन भी एक बार देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कास्टिंग डिफेक्ट। तो कास्टिंग डिफेक्ट इनमें से डीकार्बोराइजिंग जो है ना, ये है थोड़ा ऑड वन आउट, इसको बाहर निकाल दो, यानी कि ऑप्शन है आपका सी। आगे चलते हैं। इनको याद करना है तो याद करो, नोट डाउन करना नोट डाउन करो, जैसे आपको याद रखने वाली चीज है बस इसको याद रखो माइंड में।
डेट्स इट, मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 कर लिया हमने, चलिए एक बार 62 देख लेते हैं। फेसिंग एंड सैंड यूज इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है। 62nd क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। एल्यूमिना, सिलिका एंड क्ले, वैसे सिलिका एंड क्ले, सिलिका एंड एल्यूमिना, क्ले एंड एल्यूमिना, तो क्ले एंड एल्यूमिना होता है आपका ऑप्शन डी, जो कि है एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, जो करना है रिमाइंड अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो, वही चीजें बोलूंगा मैं बार बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं एक बार, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म? स्लॉटर को चाहिए, प्लेनर को भी चाहिए, शेपर को भी चाहिए, ब्रोचिंग को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ब्रोचिंग डज नॉट रिक्वायर एनी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन से उठाया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर आपने इन्वर्जन्स वगैरह अगर सारे पढ़े हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर वहां देखा हो थोड़ा सा, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। एक बार डिप्लोमा को थोड़ा मैगअप कर लो इधर, ठीक है, मगअप कर लो और थोड़ा सा शार्प कर लो, एक बार चीजें गो थ्रू कर लो एक बार, ठीक है। तो सारे एक बार इन्वर्जन्स देख लेना आप, ठीक है। जितने भी बेल क्रैंक, लीवर मैकेनिज्म जो भी है, ठीक है, सब कुछ एक बार देख लेना, बस इतना कहूंगा मैं। इंक्लूड ये देख लेते हैं, हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से उठा के आया हुआ आपका। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द लेथ सेंटर इज 60 डिग्री, इसका ऑप्शन है सी, 60 डिग्री। कैसे, क्या, क्यों, इस वीडियो में बताने के लिए उतना ज्यादा हमारे पास है भी नहीं, और ऑलरेडी हम 30 मिनट्स आगे जा चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे, और जो चीजें बताने लायक है मैं जरूर रुक के बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 66 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 67 भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। continuous chips will be formed when machining speed is high, medium, low और irrespective of cutting speed। देखिए, इसको अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा देखें तो अगर थोड़ा अधूरा भी लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं, तो कंटिन्यूस चिप्स आपकी निकलती हैं जरूर हाई पे निकलेंगी, बट वो डक्टाइल मटेरियल के लिए आपके पास कंटिन्यूस चिप्स निकलती हैं हाई स्पीड पे, ठीक है। तो इसका वैसे ऑप्शन मैं ए लगा रहा हूं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए हाई स्पीड पे ही कंटिन्यूस चिप्स आपकी निकलती हैं, ठीक है। एक बार देख लिया इसको। अब 70th क्वेश्चन भी एक बार आप देख लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग अ ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड टैपिंग, ठीक है। टैपिंग प्रोसेस अगर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में देखा हो थोड़ा सा तो याद आ जाएगा। 70, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट्स के साथ लिख लो इसको, साथ ब साथ अगर नोट करें तो साथ के साथ नोट कर लो। इट इज कॉल्ड टैपिंग, द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग अ ड्रिल्ड होल। अगर ड्रिल होल के में अंदर हम थ्रेड बनाते हैं उसको हम टैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए अलग टैपिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम 72 एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वैसे एक बार 72 भी देख लेते हैं। द बेसिक टूल यूज इन वर्क स्टडी, ठीक है, प्रोसेस चार्ट। ऑप्शन 72 का बी है आपका, प्रोसेस चार्ट हम बेसिकली यूज करते हैं, और ये एर्गोनॉमिक्स में, वर्क स्टडी में आप पढ़ेंगे ज्यादातर ये चीजें, ठीक है। उतनी खास इससे उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, इस बार दे दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। वही रीजन है, वही बार सेम रीजन जो मैंने वीडियो में दिया था कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास डिग्री थी यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन उठ के आ जाता था उधर से, थोड़ा सा ये एर्गोनॉमिक्स आपका उठ के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका वैसे ऑप्शन है प्रोसेस चार्ट्स, ठीक है। अगर याद रखना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा माइंड में लेके चलना, ठीक है। पर ये एक बार क्वेश्चन नंबर 73 भी डिस्कस कर लेते हैं। परसेंट आइडल टाइम फॉर मैन और मशीन इज फाउंड बाय, ये भी आपका अगेन उसी टॉपिक से उठ के आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको हम टाइम स्टडी से पता लगाते हैं। तो 73 हो गया आपका। एक बार एबीसी एनालिसिस, ये वाला जो है ये आप चलो कर ही लेते हैं। एबीसी एनालिसिस डील्स विद एनालिसिस ऑफ प्रोसेस चार्ट्स, फ्लो मटेरियल्स, ऑर्डरिंग, शेड्यूल ऑफ जॉब्स, कंट्रोल, इन्वेंटरी, कॉस्ट, मनी। इसमें वैसे हम एबीसी एनालिसिस में ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं हमारी इन्वेंटरी को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डी से रिलेट करता है, कंट्रोलिंग, इन्वेंटरी, कॉस्ट, मनी। तो इसमें है आपका एग्जैक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। तो 74th क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा इसी के साथ खत्म। आगे बढ़ते हैं, 78 देख लेते हैं, बाकी बीच के मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। एक बार 78 देख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को बहुत ही ज्यादा, मैं वो करता हुआ चल रहा हूँ, और मैथमेटिक्स वाला पार्ट आएगा, आप लोगों को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उसको रोक के यार जरूर जो कर सकता है उसको जरूर करे, सॉल्व करे बैठ के, ठीक है। चलते हैं, इसको पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन है आपके पास लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 78 क्वेश्चन है आपका ऑप्शन डी, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नोट डाउन कर लो, वही चीज है बार बार। ठीक है, एक बार यहाँ पे 86 क्वेश्चन एक बार अगर देखें, ये सारी चीज आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पे खुद से। एक बार 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है आपके पास। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर मास m, रेडियस r, अबाउट इज डायमीटर इज mr स्क्वायर, 5/2 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस के साथ दिया हुआ है इसमें, स्लाइड डिफरेंस के साथ थोड़ा है इसमें। एक बार देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर वैसे इसका ऑप्शन है 86 का बी, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, 86 का है आपका बी। उसके बाद चलते हैं थोड़ा 86 के बाद 88 देख लेते हैं। द मास ऑफ अ फ्लाईव्हील, थोड़ा सा ऑटोमोबाइल से आपका क्वेश्चन है, थोड़ा उठ के आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ फ्लाईव्हील इज कंसेंट्रेटेड नियर द इट्स रिम सो एज टू हैव, जो फ्लाईव्हील होता है आपका पूरा, ठीक है, वो एक्चुअली बेस, मैं बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी बन सकता है कि ऑन विच प्रोसेस डज द फ्लाईव्हील ऑपरेट्स, या फिर प्रिंसिपल क्या है फ्लाईव्हील का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वो वर्क करता है। ठीक है, इनर्शिया ही वो प्रोवाइड कराता है इंजन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पता है कि हमारे पास एक टाइम में पावर स्ट्रोक हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता यार, उसके लिए हमारे पास ये एक बार इसको आपकी इसकी वर्किंग आपको पढ़नी पड़ेगी, एक बार ढंग से पढ़ लेना फ्लाईव्हील की। और फ्लाईव्हील का जो मास है, कंसंट्रेशन उसकी सर्कमफ्रेंस भी होता है वो, इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनर्शिया प्रोवाइड करा सके। ठीक है, एक ये रीजन आप लोग के लिए अगर अभी ये जान लेना इनफ रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये इसका है, लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कराने के लिए, ए 88 का। तो एक बार 89 भी देख लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मेजर्स इट्स, 89 क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। स्पेसिफिक हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, टेम्परेचर, लेटेंट हीट। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मिक्सचर, ये आपका टेम्परेचर से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नोट डाउन करने वाला है। ठीक है, इसको एक बार बढ़िया से अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन भी कर लो। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन है शायद ये, हाँ, तो इसको इसका 89 का ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट जीरो इज टू टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच, एब्सोल्यूट जीरो, सी है इसका ऑप्शन आपके पास। ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज, सॉरी 90 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार 91 भी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द लॉ विच स्टेट्स दैट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसका ऑप्शन है सी, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो 91 का है आपका सी। ठीक है, और हम इसी के साथ 91 के बाद सीधा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये वाला आपका अब मैकेनिकल के क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट मैंने जितना ही बताने थे आपको बता चुका हूं मैं, जो भी स्टैटिक आपका आया हुआ है सारी एक बार बता चुका हूं। और कुछ इसमें है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख लो एक बार। आपके पास ये एक बार डायमेंशंस पे एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ये एक बार आप मदद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हाँ चलिए ठीक है। हाफ लाइफ पे ये क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, कल भी आया हुआ था, तो मैं आपको ये बताना भी चाहता था। वैसे केमिस्ट्री में हाफ लाइफ वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आप पढ़ के ही जाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 96 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। यहां से आपका एक्चुअली जीके वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जीके इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड वाला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, जो मेन पार्ट था मैं वो 80 क्वेश्चंस मैं उस पर फोकस करके मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हम लोग उसमें से देख चुके हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, पूरे 80 कर ही लेना उसमें से मैकेनिकल वालों। ठीक है, अगर आप उतने ही कर दो जितना भी मैंने बताया, यानी कि 60 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट आपकी टॉप 20 में रैंक आ जाएगी। और हमने कुछ खास किया भी उतना ज्यादा नहीं, कोई हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं आपके पास तो आप सीधा सीधा लगा सकते हो। ठीक है, नो डाउट। और इसमें से बहुत यार मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इतना मेरे को आ रही है थोड़ी फीलिंग। ठीक है, और हुआ भी है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, 96 एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको। 96 का डी। सीटीबीटी इज अ टर्म रिलेटेड टू, 97 क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये ना टर्म जो है सीटीबीटी, वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट
बैन ट्रीटी है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ये वाला टर्म डील करता है, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, ठीक है। ये CTBT, ठीक है। आई डोंट नो ये रिपीट होगा नहीं होगा, अगर आपको याद रखना है तो भी ठीक है, नहीं याद रखना तो भाई आप लोग देख लो इसको, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ 99 देख लेते हैं, ये रिपीट होने वाला लग रहा है। हु कंट्रोल्स द गवर्नमेंट मनी इन इंडिया? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत ही इजी टू रिमेंबर। और 100th क्वेश्चन, क्योंकि 100 था, एक बार वो भी देख लेते हैं। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी चीज आप देख लेना एक बार। हाँ एक बार 103rd देखो एक बार, 103 क्वेश्चन नंबर 103। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 1 2 3 6 12 24 48। ये सीरीज आप अगर सीरीज में कुछ देख पा रहे हो, जो फर्स्ट है 1 प्लस 2 कर दिया, ठीक है, तो आपके पास थर्ड आ गया, ठीक है, तो इक्वल टू आपके पास 3 हो गया। और सीरीज क्या बन गई? 1 2 3, ठीक है। और अगला नंबर के लिए क्या किया फिर? 3 2 1, इन तीनों को आपस में प्लस कर दिया, तो क्या बन गया आपका? 3 4 5 एंड एक 6 बन गया। सीरीज क्या बन गई? 1 2 3 6। इसी तरह से अगला नंबर के लिए क्या किया? इस सबको ऐड कर दिया है, 1 2 3 6। अगला नंबर आपका फिर क्या बन गया? इसी तरह से अगला नंबर आपका बन गया 12, फिर बन गया 24, इसी तरह से उसके बाद 48। और अगला नंबर आपके पास इसी तरह से क्या करोगे कि 90, शायद इसका 103 का आपका, सॉरी डी 96 हो जाएगा आपका, ठीक है। 48 का डबल कर दो, क्योंकि ये चीजें बार के बाद 24 डबल हुआ, 24 48। और मैंने आपको बता दिया कि क्या है इसका सीरीज का क्या चल रहा है लॉजिक इसमें, ठीक है। ये रहा, क्योंकि ये आपका एप्टीट्यूड का पार्ट है, ये उसी में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना 104 सॉल्व करके एक बार क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। 105 भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईडियम्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और ईडियम। टू बाइट द डस्ट, यानी कि आई थिंक धूल चटाना, मे बी इन हिंदी। हाँ, टू बी डिफीटेड इन बैटल, ये मोस्ट रिलेटिव लग रहा है इससे, ठीक है। 107 का यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। और चलो अगला भी देख लेते हैं 108। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और ईडियम टू क्राई वोल्फ। वो भेड़िए वाली कहानी तो आपने सुनी होगी हिंदी में, उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आप सीधा लगा सकते हो, टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है। ये बी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। उसके बाद एक बार 110 भी देख लो। चेंज द टेंस टू पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक बार ये वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट कंप्रीहेंशन का भी देख लेते हैं, टेंस से रिलेटेड ग्रामर से आया हुआ। ही विल मेंड हिज क्लोथ, इसको पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो ही हैड बीन मेंडिंग हिज क्लोथ। 110 का आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार 110 के बाद एक बार 113 देख लेते हैं। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग, द पॉसिबिलिटी टू डू सम शॉपिंग, द पॉसिबिलिटी टू डू सम शॉपिंग, ठीक है। सी है आपका ऑप्शन सी 113 का, ठीक है। देख लेना एक बार, अगर 14 देखना चाहो। आई सॉ डैश ऑफ कॉज इन द फील्ड, हर्ड ऑफ कॉज होता है, ठीक है। स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, ये ना पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसमें हर्ड आएगा, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन वही है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया आपका, जैसे मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें सॉल्व कर लेना आप लोग एक बार बैठ के, सारी चीज एक बार ढंग से सॉल्व कर ही लेना, जो कर सकते हो, बहुत इजी। एक बार 128 अगर क्वेश्चन देखो आप, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 प्रोडक्ट है इसका, यार देख रहे हो, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। सॉरी 120 आप देख रहे हो, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है 1/16। अगर आप इसका वैसे ऑप्शन है आपका बी 120 का 1/16, ठीक है। और मैथ्स वाले क्वेश्चन एक बार ये वाला पार्ट पूरे आप सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व आपको स्क्रीन पे कैसे करके बताऊं, आप एक बार ढंग से इसको कर ही लेना, ठीक है। जो लग रहा है इस बार, वैसे मैं आपको थोड़ा एनालाइज करके ये जरूर बता दूंगा कि जैसा आप देख रहे होगे यार, इस बार थोड़ा टेक्नोमेट्री पे फोकस थोड़ा है, ठीक है। आपके पास वो जैसे कल हमने सर्कल के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, जनरल फॉर्मूला पे बेस्ड था। इस बार ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा इसमें, ठीक है। आप ढंग से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कैलकुलस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट तो हमेशा से ही रहा ही है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स नहीं पूछा गया, ठीक है।
हमने 2014 डिस्कस किया, उसमें मैट्रिक्स पूछा था, 2 से 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स से भी आए हुए थे, इसमें नहीं आए हुए। तो यार कुछ ऐसा इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हाँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और कैलकुलस ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से अभी भी हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप कर लेना। एक बार 130 क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन इजी टू सॉल्व, ठीक है, ये तुरंत ही माइनस, ये वैसे इसका ऑप्शन है आपका 10t/2। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि कईयों का निकलेगा माइनस भी, नहीं माइनस में भी आंसर निकलेगा, पर इसको एक बार आपको कर लेना, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें चलो एक आध मैं बता दिया, वैसे एक 130 बता दिया। अब आगे चलते हैं, ये वाला भी कर लेना एक बार, dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx/1/sin x 132। वैसे इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपका निकल जाएगा, ए देख लोगे एक बार आप जाके जरा सॉल्व करके, 10x - x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन कर लेना यार, बहुत ही सिंपल वाला पार्ट यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 123 भी देख लो थोड़ा सा, ये वाला, हाँ इसमें ये वाला भी देखो कितना इजी पूछा हुआ। स्लोप आप निकाल लेना दोनों इक्वेशंस के, y - √3x √3x = 5, इन दोनों के स्लोप निकाल के आप इसको tan थीटा के फॉर्मूला में पुट कर देना, ठीक है। वही फॉर्मूला निकल जाएगा आपके पास एंगल का, एंगल आपके पास निकल आएगा m2 - m1 अपन में 1 + m2 × m1 आपके पास tan थीटा का जो फॉर्मूला है mod into m2 - m1 अपन में 1 + m2 × m1 उसमें पुट करना, ठीक है। चीजें आराम से आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से आप सारे यार क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना, इन सारी चीजों को एक बार ढंग से सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ता हूँ, पॉज करके लिखना है तो देख लो, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, और डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस थे भी, थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बन जाए, तो नो डाउट थोड़ा यार बने रहना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट एज है, प्रिपरेशन को थोड़ा सा शार्प कर दो, ठीक है, नॉलेज शार्प कर लो, एक बढ़िया से लगा के एकदम कर जाओगे, हो जाएगा। 36 देखते हैं, 136 आपके पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ गया है, थोड़ा सा पैटर्न ऊपर नीचे है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है 180 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो 1 मोल ऑफ H2O कितने, उसमें 18 ग्राम्स होता है, ठीक है, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ H2O में, ठीक है। उसी तरह से 180 में 18, सीधा सीधा कैलकुलेशन 136 का आप देखो तो सी है ऑप्शन आपका, सी 18। 138 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज बाय बोरोन इन BF3, sp2 ऑर्बिटल यूज करते हैं, ठीक है, इसमें बोरोन में BF3 में देखा जाए तो इसको सॉल्व कर लेना, केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है। वैसे उतना ज्यादा वैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वाले से पीछे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड से एटॉमिक मॉडल से भी पूछा गया है, तो इस बार ऐसा कुछ मैं देखने को वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑर्बिटल्स वगैरह ये सारी चीजें आप यार करके आना, ये वाले क्वेश्चन ये रिपीट सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद एक क्वेश्चन और था मेरे को आपके साथ इसमें डिस्कस करना था, मेरे को दिख जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 143 ये वाला थोड़ा देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड, लिक्विड HCl का हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे नहीं होता, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती क्लोरीन के पास कि वो इसके साथ बॉन्ड कर ले कंप्लीट, ठीक है। 143 थोड़ा सा ना ये वो नोट्स वाले क्वेश्चन है, मतलब कि इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 147 भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम, तो सेम एटम के एलिमेंट्स का प्रोटॉन यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। यहाँ पे आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कंफ्यूज मत हो जाना, ए मत लगा देना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी लगाना, एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन आपके सेम होते हैं इसमें। और एक बार ये वाला क्वेश्चन भी 148, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg, 2 आयंस पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे है, देख लो एक बार। +2 में आपके पास टोटल बच जाते हैं 10, वैसे मैग्नीशियम में आपके पास 12 रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे +2 के केस में आपके पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 2 आपने डोनेट कर दिए, ठीक है, बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। जो भी है जैसे है ऊपर आपके पास दिख रहा है, आपके पास ऑप्शन में A, C, B, D में से आपके ऑप्शन A 10
ठीक है। एक बार 100 इसमें से एक बार 148 कर लिया हमने। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 150, ठीक है, इजीएस्ट बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव पार्ट इसमें भी है, इसको थोड़ा सा ढंग से कर लेना। पढ़ाई होगा आपने यार, ये वाला मॉडर्न तो पीरियोडिक टेबल आपको सभी को पता होगा। ये वाला क्वेश्चन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सारी चीजें एकदम हाइड्रोजन नंबर के एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही आपकी वहां पे मेंशन्ड है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे इसके साथ क्वेश्चन पेपर 2013 का डिस्कशन ओवर। तो यहीं तक था ये क्वेश्चन पेपर। अब आगे चलते हैं, बता दूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की यार इसमें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए, जो मैंने आपके साथ कर लिया है डिस्कस आज, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन चाहे तो नोट डाउन कर लो, चाहे इसको बढ़िया से देख लो, और क्वेश्चन इसको 2 बार देखना हो वीडियो को। एक बार वैसे कुछ ज्यादा हो गया वीडियो, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वाला वीडियो, तो भाई देखना ही देखना पूरा, ठीक है। और आगे जो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखे उन लोगों को भी ये शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। जिनके पास नहीं भी हो पा रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो, गो टू मुंजाल सर, उनसे थोड़ी सी हेल्प लो, उनसे पूछो कैसे क्या, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सीट के लिए भी बता दिया है कि कैसे क्या मार्क्स रहेंगे, कैसे क्या लाई करेगा, किधर मार्क्स, ठीक है। और थोड़ा सा इस लॉकडाउन में थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शार्पनिंग योर नॉलेज, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।